नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था दो बैलों की कथा। और चैप्टर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा, अच्छे से चैप्टर को समझा और साथ ही हमने पाठ का जो एक तरह से जो पाठ की संपूर्ण एक भाव था वो भी हमने यहाँ पर क्लियर किया। केवल यहाँ पर हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस अभी नहीं किए थे, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में सारे प्रश्नोत्तर नोट कर लिए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट यदि आपको पिछले चैप्टर से है तो आप जरूर क्लियर करें। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप ही की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का सेकेंड चैप्टर, यानी कि दूसरा अध्याय, जिसका नाम है लहसा की और ये हमारा जो चैप्टर है वो राहुल शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर है लहसा की ओर और हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राहुल शंकराचार्य जी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिनका उपनाम यानी कि जो उपनाम उनको जो दिया गया वो एक तरह से जो उनका मेन नाम था वो था केदारनाथ पांडे। और उसके बाद जो उन्हें नाम दिया गया वो दिया गया महापंडित राहुल शंकराचार्य। ठीक है। और जन्म इनका 1 अप्रैल 1913 1 अप्रैल 1913 ग्राम पंदहा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 14 अप्रैल 1963 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, भारत में हुई। तो ये था छोटा सा परिचय राहुल शंकराचार्य जी का। तो आप ये जो जीवन परिचय है अपनी पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि इस चैप्टर को भी हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका से एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जो गद्यखंड के चैप्टर होते हैं हमारे, उनको पाठ्य पुस्तिका से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं करते, जब तक आप पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते, तब तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज केवल जो पाठ का एक तरह से सार है या पाठ के विषय में जो मुख्य बातें हैं उनको हम जानेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि राहुल शंकराचार्य जी का जो बाकी का एक तरह से जीवन परिचय है या इनके बारे में जो चीजें हैं वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, राहुल शंकराचार्य जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे और एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य, विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान इन्होंने दिए। हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह ये कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर इनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया। और इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कॉक्सिन भ्रमण पर भी यात्रा वृतांत लिखे, जो साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब मैंने आपके क्षितिज पाठ की जब शुरुआत की थी, बुक की जब शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके दोनों ही खंड है, गद्य खंड भी है और आपका काव्य खंड भी है। यानी कि जो आपका गद्य खंड होता है उसमें मैंने कहा था कि बहुत अलग अलग विधाओं में जो है आपके चैप्टर लिखे जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो प्रेमचंद्र जी द्वारा यानी कि कहानी विधा में लिखा गया एक पाठ था, जिसका नाम था दो बैलों की कथा। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत है। इसी तरह से जब हम किसी पुरानी बातों को याद करके जब हम लिखते हैं तो वो कहलाता है संस्मरण। जब हम किसी जगह के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखते हैं तो वो होता है रिपोर्ट। या जब हम किसी चीज के बारे में ब्रीफ में लिखते हैं तो वो होता है हमारा निबंध। और इस तरह से गद्य खंड की ये बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कहानी विधा है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्ट है। ठीक है ना। बहुत अलग अलग विधाओं में यहाँ पर चैप्टर्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पर राहुल शंकराचार्य जी, जो कि जिन्होंने बहुत एक तरह से लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की, उन्होंने यहाँ पर ये जो यात्रा की है ये तिब्बत की उन्होंने यात्रा की है और उसके जो अनुभव है
वो जो एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए, जो अनुभव हुए उन्हें उस रास्ते पर, और किस तरह के वहां पर उन्हें लोग मिले, कैसा उनको वहां पर माहौल मिला, उन सभी चीजों का अनुभव उन्होंने लिखा है, यानी कि अपनी यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत के तौर पर आपको ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। और जैसे हमने यहाँ पर बताया कि उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया, और उसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया, कॉकेसस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो कि साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें साहित्य में अपनी अलग भूमिका निभाती हैं। ये हिंदी साहित्य के कुछ अलग अलग प्रमुख विधाएं होती हैं, जिनमें लोग अपने अलग अलग तरह से लेख लिखते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले का चैप्टर जो था, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वो कहानी विधा में लिखा गया एक चैप्टर था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है यात्रा वृत्तांत के तौर पर लिखा गया पाठ। देखिए पाठ का सार, अब देखिए थोड़ा बहुत चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, लेकिन फिर भी छोटा सा सार यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसमें तो मैंने चैप्टर को शॉर्ट में ही यहाँ पर आपको बताया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पाठ को हम अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए लाहसा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है, और इस पाठ में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। जब राहुल सांकृत्यायन जी ने पहली बार तिब्बत की यात्रा की थी, तो वहां का वर्णन किया गया है, और इसे राहुल जी ने बड़े ही रोचक शैली में, यानी कि इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। क्योंकि ज्यादातर जो होता है बच्चों को इस तरह की यात्रा वृतांत या ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन जब आप उसको रोचक तरीके से, उन तथ्यों को जब आप रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो फिर वो चैप्टर भी जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा लेखक ने उस समय के तिब्बत के जनजीवन और संस्कृति तथा लोगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि वहां का कैसा जनजीवन था तिब्बत का, और किस तरह लोगों की विचारधारा। अभी आप देखेंगे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे किस तरह के वहां के लोग जो है खुले विचारों वाले लोग हैं, और एक तरह से वहां पर किस तरह से लोगों में विश्वास जो है, जो सबसे मेन चीज होती है, ठीक है ना, इंसान के अंदर जो है विश्वास जो है सबसे मेन चीज होती है, कि जो आपस में भाईचारा बनाने के लिए, आपस में सहयोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और बहुत ही सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि आपको अच्छी लगेंगी। लेखक के द्वारा यह यात्रा नेपाल के रास्ते की गई, क्योंकि उस टाइम पे जो है सीधे सीधे जाने की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने ये यात्रा नेपाल के रास्ते की, और रास्ते में किस तरह की कठिनाइयां आई, किस तरह की दिक्कतें आई, वो भी उन्होंने सारा यहाँ पर बताया है। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है ना, सीधे तौर पर तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये यात्रा जो है नेपाल के रास्ते की। तो अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केवल शॉर्ट में चैप्टर को पढ़ेंगे, तो केवल सार के रूप में मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके लिए चैप्टर दिया है, और बाकी हम पूरा चैप्टर जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए लेखक ने तिब्बत की यात्रा करने का मन बनाया, और उसे एक छदम, आप देखेंगे पाठ्य पुस्तिका में इसे छदम कहा गया है, यानी कि हिंदी में जिसे भिखारी हम कहते हैं, ठीक है, एक छदम के वेश में उन्होंने की, एक भिखारी के वेश में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे भारतीयों को तिब्बत यात्रा की परमिशन नहीं थी, यानी कि सीधे तौर पर वो तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने नेपाल के रास्ते की यात्रा पूरी की, और एक छदम यानी कि एक भिखारी के वेश में ये यात्रा उन्होंने पूरी की। और ये यात्रा उन्होंने की 1929 और 1930 में। 1929 से 1930 में उन्होंने ये यात्रा की। यह यात्रा तिब्बत को नजदीक से जानने का अवसर देती है। ये यात्रा जो है देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी जो जितने भी यात्रा वृतांत हैं वो हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्यों है महत्वपूर्ण योगदान? अब देखिए आप कहीं पर जाते हैं, आप जब भी कहीं पर जाते हैं तो क्या होता है कि आपको वहां से कुछ नया सीखने को, ठीक है, उत्तराखंड जो है पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और आप
लोग अपने एरिया से काफी अच्छे से परिचित हैं कि क्या है हमारे यहाँ पर, किस तरह का वातावरण है, किस तरह की यहाँ पर एक तरह से फसलें उगती हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा रहन सहन है, कैसी सभ्यता संस्कृति है, कैसा बोलचाल है। भले ही वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर चेंज हो जाती है चीजें, लेकिन फिर भी आप उत्तराखंड से पूरी तरह से परिचित हैं। लेकिन अगर आप इसके जस्ट अपोजिट आपको राजस्थान में लेकर हम चले जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगी। उनकी सभ्यता संस्कृति अलग होगी, थोड़ा बहुत उनका रहन सहन अलग होगा, उनका खान पान अलग होगा, उनके तौर तरीके अलग होंगे, उनकी बोली भाषा अलग होगी, ठीक है, वहां का एनवायरमेंट अलग होगा, ठीक है ना। तो जब हम यात्राएं करते हैं, यात्रा करने से देखिए बहुत ज्यादा हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अनुभव होते हैं, जो कि हमारे अच्छे और बुरे हो सकते हैं, यानी कि जिससे हम काफी कुछ सीखते हैं, काफी कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, नया जानने को मिलता है। तो ये जो तिब्बत यात्रा है, ये तिब्बत को नजदीक से जानने का अवसर देती है कि किस तरह की संस्कृति तिब्बत में है, किस तरह का आम जनजीवन तिब्बत में है, किस तरह के लोग तिब्बत में है, किस तरह का वहां का खान पान है, किस तरह का वहां का रहन सहन है, वो सारी चीजें। अपने लेखन के साथ न्याय करते हुए उन्होंने इस वृत्तांत में हर छोटे बड़े तथ्यों का समावेश किया है। जैसे मैंने कहा कि जब आप जाते हैं तो आपको हर तरह के अनुभव होते हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने इस लेख के साथ न्याय किया है, यानी कि कुछ हर जगह उन्होंने अच्छी चीजें ही नहीं लिखी हैं, वो सारी बातें लिखी हैं जो वहां पर होती हैं, जिस तरह से लोग वहां पर रहते हैं, जिस तरह से लोग वहां पर जीवन व्यतीत करते हैं, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सभी छोटे बड़े तथ्यों का समावेश किया है, और तथ्यों का ताना बाना कहानी को रोचकता बनाए रखता है, और यही तथ्यों का ताना बाना जो है वो कहानी में रोचकता यानी कि इंटरेस्ट को, आपकी रुचि को बनाए रखेगा। अब देखिए ये एक जो है यहाँ पर कुछ नक्शा दिया है जो काठमांडू से ल्हासा की ओर का जो रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये नेपाल है, ठीक है। हमने कहा उन्होंने नेपाल से ये यात्रा जो है प्रारंभ की थी, तो नेपाल से उन्होंने यात्रा शुरू की। आप देख सकते हैं ये है आपका नेपाल का जो चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नेपाल का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा जो है प्रारंभ की थी, और इस तरह से वो ल्हासा पहुंचे थे। तो अब यहाँ पर अब तो शायद काफी सारी चीजें जो है चेंज हो गई होंगी, लेकिन ये तब के टाइम का जो है हमें बताया गया है। तो उस टाइम का ये जो लेख है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें उन्हें उस टाइम पे मिली, काफी सारे अनुभव उन्हें उस टाइम पे हुए। तो क्या क्या किस किस तरह का उन्हें अनुभव हुआ, और आप देख सकते हैं कि कितनी जो लंबी यात्रा है उन्होंने उस टाइम पे तय की थी, यहाँ नेपाल से लेकर ल्हासा तक की, ठीक है। और आप यहाँ पर भी चित्र में देख सकते हैं, ये छोटा सा चित्र जो है अलग से यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए तिब्बत के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारी चीजें जो है मैंने शॉर्ट में दी हैं, और उसके बाद जो है आपको ये सारी चीजें आप अलग से अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ेंगे इस चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए तिब्बत एशिया में एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी भूमि मुख्यतः उच्च पठारीय है। अब यहाँ पर मैंने चैप्टर के तौर पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल मैंने आपको एक पाठ को बताने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इसमें हमने तिब्बत के बारे में बताया कि ये एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी भूमि मुख्यतः उच्च पठारीय है। इसके प्राय संपूर्ण भाग पर चीनी जनवादी गणराज्य का शासन है। जो चीनी जो गणराज्य का शासन है, जबकि तिब्बत सदियों से एक पृथक देश के रूप में रहा है। यहाँ के लोगों का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। इनकी भाषा जो है वो तिब्बती है। चीन द्वारा तिब्बत पर चढ़ाई के समय, जब चीन ने तिब्बत पर चढ़ाई की थी 1955 में, तो वहां के दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली थी।
जब 1955 में चीन ने तिब्बत पर जब एक तरह से चढ़ाई कर दी तो वहां के जो दलाई लामा थे तो उन्होंने भारत में आकर शरण ली थी और जो अब तक भारत में सुरक्षित है और जो अब तक जो है भारत में सुरक्षित है 32 अंश 30 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 86 अंश 0 मिनट पूर्वी देशांतर तिब्बत मध्य एशिया का उच्च पर्वतीय श्रेणी के मध्य कुनलुन एवं हिमालय के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 16,000 फुट तक है और यहाँ का क्षेत्रफल 47,000 वर्ग मील तथा अनुमानित जनसंख्या 12,729 और या फिर आपका 69 जो कि ये आपका 1953 यानी कि 1953 में ये काउंटिंग की गई थी और तिब्बत का पठार पूर्व में शिकांग से और पश्चिम में कश्मीर से दक्षिण हिमालय तथा उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है। जो तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, जो तिब्बत हमने क्या कहा कि एक उच्च पठारीय क्षेत्र है और ये कश्मीर से दक्षिण में, कश्मीर से अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो हिमालय पर्वत से उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा हुआ है। यह पठार पूर्व एशिया के 72 नदियों जैसे ह्वांग हो, मैकोंग आदि का उद्गम स्थल है जो पूर्वी क्षेत्र से निकलती है और पूर्वी क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है एवं 12,000 फुट की ऊंचाई तक वन पाए जाते हैं। देखिए ये 16,000 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर वन जो पाए जाते हैं वो केवल 12,000 फुट की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो जब आप देखेंगे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप कि किस तरह का यहाँ पर एक तरह से एरिया है, क्षेत्र है, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए कुछ छवियां जो है, कुछ चित्र जो है यहाँ पर नेपाल के दिखाए गए हैं। सुंदर सुंदर से चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मंदिरों के चित्र हैं, कुछ इस तरह की झीलें हैं और कुछ इस तरह से जो है पर्वत आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये एक सुंदर सा दृश्य आपको यहाँ पर नेपाल की कुछ छवियां जो है, कुछ चित्र जो है नेपाल के यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। देखिए ये जो चित्र है वो दलाई लामा का है, ठीक है, ये तिब्बत की कुछ चित्र है, ठीक है, ये तिब्बत के कुछ चित्र हैं। इससे पहले जो आपने चित्र देखे वो नेपाल के हैं सारे सारे चित्र और ये चित्र जो हैं ये आपके तिब्बत के हैं और ये तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा वो है जो कि अभी तक भारत में जो है सुरक्षित है। ये जब चीन ने तिब्बत पर चढ़ाई की थी तो उस टाइम पे इन्होंने भारत में आकर शरण ली थी और आज भी ये भारत में पूरी तरह से सुरक्षित है और आपने कई बार इन्हें देखा होगा, न्यूज भी सुनी होगी इनके बारे में। और देख सकते हैं आप ये कुछ चित्र जो है वहां के दिखाए गए हैं। ये उनके कुछ प्रसिद्ध जो है धर्म स्थल हैं जो जिनका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बौद्ध पताकाओं के चित्र भी दिखाए गए हैं। जो बौद्ध पताकाएं होती हैं ये क्यों फहराई जाती हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। जैसे कुछ कलरफुल जो बौद्ध पताकाएं होती हैं वो जब किसी के घर में कोई शुभ काम होता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई अच्छा काम होता है तो रंग बिरंगी बौद्ध पताकाएं, कुछ मंत्र होते हैं उनके साथ जो है ये बौद्ध पताकाएं किसी सुनसान स्थान पर, किसी धार्मिक स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सुथरी जगह पर वो लगाई जाती है और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो तब सफेद रंग की बौद्ध पताकाएं इस तरह से लगाई जाती है। तो इन दो अलग अलग तरह की बौद्ध पताकाओं के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया और ये कुछ उनके धार्मिक स्थल हैं और कुछ उनके चित्र हैं इस तरह के। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका से। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानने के लिए आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप समझेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन चीज है
वो है कि लेखक जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उनका जो एक मित्र होता है वो उनके साथ में यात्रा प्रारंभ करता है और रास्ते में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे सबसे पहले उन्हें रास्ते में वो बहुत एक तरह से रास्ता भटक जाते हैं, काफ़ी दूर तक वो रास्ता भटक जाते हैं और उसके बाद जब वो सही रास्ते पर जाते हैं तो उसके बाद उनको एक जगह, जैसे मैंने कहा कि पठारिया क्षेत्र है, तो पठारिया क्षेत्र जो है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक उनको जो रास्ता मिलता है और वहाँ पर इस तरह से मतलब एक रास्ता ऐसा है कि वहाँ पर दिन दहाड़े जो है डाकुओं का पहरा रहता है, दिन दहाड़े वहाँ पर डाकू रहते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ पर अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है नॉर्मली लोग, जैसे हम लोग आपस में अपना सामान लेकर जैसे चलते हैं, तो वहाँ पर लाइसेंस सबसे मेन चीज एक यहाँ पर बताई गई है कि वहाँ पर लाइसेंस जो है सबको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे यहाँ पर बंदूक के लिए लाइसेंस मिलना बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत आसानी से लाइसेंस लोगों को मिल जाता है, क्योंकि वो स्थान ऐसा है, वो ऐसी दुर्गम जगह है कि वहाँ पर इंसान बिना हथियार के नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी सामने से आएगा वो सबसे पहले आपको मारेगा, उसके बाद आपको लूटेगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास कोई भी अपना ऐसा संसाधन नहीं है जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चलाएं, जिससे कि वो अपना खाना पीना चलाएं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पठारी क्षेत्र है। ना तो वहां पर कोई फसल उगाई जा सकती है, ना ही वहां पर कोई ऐसी चीज उगती है कि जिससे लोग अपना पेट भर सके, अपना पालन पोषण कर सके। तो इस कारण वहां पर डाकुओं की वो एरिया जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर चाहे आपके पास कुछ हो, चाहे आपके पास कुछ ना हो, तो सबसे पहले जो है वो आपको लूटा जाएगा, यानी कि आप पर गोली चलाई जाएगी या आपको हथियार से मार दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी तलाशी लेकर आपसे सामान लूटा जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक जगह के बारे में वहां पर बताया है उन्होंने इस पाठ में कि किस तरह से वहां पर उन्हें इसी कारण वो छदम के वेश में, यानी कि भिखारी के वेश में वहां पर गए हुए थे और एक तरह से उन्हें रास्ते में ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली और उनके लिए भी उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद जब वो तिब्बत में पहुंच जाते हैं, जब वो वहां पर जब वहां के गांव में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, बहुत ही अच्छी एक प्रथा है कि वहां के जो लोग होते हैं, वहां के लोग, अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर कभी किसी के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं होते हैं, यानी कि आप अंदर जा सकते हैं, वो लोग आपको बिठाएंगे और आप अपनी तरीके से अपनी चाय बना सकते हैं। यानी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि ये गेस्ट है या ये मेहमान है तो इनको बाहर वाले कमरे में बिठाओ, या ये अनजान है तो इसको बाहर बिठाओ, पहले बाहर पर इससे बातचीत करो। देखिए, वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको अपनी रसोई का रास्ता दिखा देंगे। आप जाकर उनकी रसोई में जाकर अपनी तरह से अपनी चाय, अपना खाना जो है बना सकते हैं। यानी कि वहां पर ऐसा कोई इससे वहां पर एक चीज साफ साफ पता चलती है कि वहां पर ऐसा कोई भी जाति प्रथा या छुआछूत या ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। सबसे मेन चीज हमें यहाँ पर वो पता चली कि यहाँ पर इस तरह से जाति पाति का, छुआछूत का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी किसी की भी रसोई में जा सकता है, वहां पर अपने लिए अपने तरीके से चाय बना सकता है और वहां की जो चाय बनाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग है। आप पढ़ेंगे चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लेखक ने बताया है वहां की चाय का तरीका। और दूसरा, यहाँ पर जो दूसरी मेन चीज बताई गई, देखिए एक तो ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों को वहां पर भरोसा है, विश्वास है और उसी विश्वास के कारण वो दूसरा भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का, छुआछूत का, जाति पाति का। और तीसरी जो सबसे मेन चीज है वो है कि वहां पर पर्दा प्रथा नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी पर्दा प्रथा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगहों पर क्या होता है कि घर में जब कोई अनजान मेहमान आता है तो घर की बेटी या घर की बहुओं को या माताओं को उनके सामने सबसे पहले नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सबसे पहले जो घर के बड़े होते हैं वो उनसे मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो वो पर्दा करती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पर्दा प्रथा नहीं है घर की बेटियों के लिए, घर की बहुओं के लिए या घर की माताओं के लिए। तो यहाँ पर जो तीन चीज मेन जो हमने यहाँ पर पढ़ी तो वो ये है। और बाकी चीजें इसमें आगे काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो लेखक के मित्र होते हैं वो एक तरह से
उनके कुछ यजमान वहां पर होते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हें अपने यजमानों से भी मिलना है। और वहां पर वो एक मंदिर में जाते हैं जहां पर जो है बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई होती हैं और उन पुस्तकों को वो पढ़ते हैं। और उनको एक तरह से इतनी सारी वो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, इतनी सारी नॉलेज की वो पुस्तकें हैं कि वो चाहते हैं कि उनका मन ऐसा करता है वहां पर कि वो वहीं पर बैठे रहे। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इनमें कहीं खो गया हूँ। यानी कि इतनी सारी चीजें उन्हें वहां पर मिलती हैं ज्ञान की, एक तरह से शिक्षा से संबंधित, वहाँ के कल्चर से को जानने से संबंधित। तो दूसरी चीज वहां पर जो है खेती प्रथा के लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो जो मेन तिब्बत है वहां पर खेती प्रथा का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। जैसे पहले के टाइम पे वहाँ अलग अलग तरीके वहां पर थे कि वहां पर क्या होता था कि एक इंसान को जो है मेन मुखिया बना दिया जाता था पूरे की पूरे एरिया का। और उसमें जो है सारे लोग मजदूर की तरह काम करते थे और वो फिर उसी अनाज को वो लेकर जाया करते थे। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के पास ऐसे कि मेरे इतनी बीघा जमीन है या इतने बीघा खेत है, ऐसा कुछ वहां पर नहीं होता है। नहीं होता था। अलग अलग तरीकों से वहां पर खेती की जाती है और फिर बाद में ये तरीके थोड़ा सा चेंज हो गए थे। तो और भी बहुत सारी चीजें आपको इस पार्ट में यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो मैंने लगभग आपको चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर बता दी। और सबसे मेन चीज जो मैंने यहाँ पर बताया वो हमने यहाँ पर बताया तिब्बत के बारे में, यानी कि जहाँ पर लेखक जो है यात्रा कर रहे हैं, जहाँ की लेखक जो है यात्रा करने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो है आज के सेशन में हमने जो भी जाना, जो भी पढ़ा, वो आपको समझ आया होगा। और अब आप समझ जाइए कि जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से अपने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वहां के बारे में जानने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।